वेलकम बैक। नमस्कार, मैं प्रिंस। आप सभी को एक बार फिर से हमारे चैनल लर्न इंग्लिश विथ एसकेपी में स्वागत है। माय डियर, आज की इस क्लास में हम 10th हिंदी का दूसरा चैप्टर 20 के दांत को पढ़ेंगे, जिसके लेखक हैं नलिन बिलोचन शर्मा। इससे पहले मैंने अपने चैनल के माध्यम से पहला चैप्टर श्रम विभाजन और जाति प्रथा को अपलोड कर दिया है। अगर आप उसे नहीं देखे हैं तो हमारे प्लेलिस्ट को चेक करें और उसे देखने का प्रयास करें। माय डियर, अभी हम आप लोगों को केवल बेसिक ऑब्जेक्टिव पाठ का जो मुख्य ऑब्जेक्टिव होता है, कुछ बेसिक उद्देश्य होते हैं, उसी को अपने वीडियो के माध्यम से बता रहा हूं, जो न केवल आपको पाठ पढ़ने के लिए मोटिवेशन जागृत करेगा, आपको पाठ पढ़ने का मन करेगा, बल्कि इससे भी आपके कुछ ऑब्जेक्टिव हद तक बनेंगे। क्योंकि अगर हम कुछ सीबीएसई के तौर पे बुक को देखें तो किसी भी पाठ को पढ़ने से पहले उसके कुछ ऑब्जेक्टिव दिया रहता है। अगर आप देखेंगे तो कुछ उसके बेसिक पाठ का उद्देश्य होता है कि आखिर इस पाठ को पढ़ने से हमें कौन कौन सी बातों की जानकारी मिलने वाली है। फिर विस्तार से हम उस पाठ को पढ़ेंगे, क्वेश्चन आंसर बनाएंगे और भी चीज़ों को जानेंगे, और इसी ऑब्जेक्टिव्स के माध्यम से हम कुछ पार्ट जो एग्जामिनेशन में जो ऑब्जेक्टिव सवाल पूछेंगे, यानी कि जो क्वेश्चन एमसीक्यू क्वेश्चन पूछेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, उसको भी हम बनाएंगे। तो माय डियर, आइए 20 के दांत के जो चैप्टर हैं उसके लेखक कौन है, तो नलिन बिलोचन शर्मा। यानी कि सीधा सीधी सवाल पूछेगा कि 20 के दांत के लेखक कौन है, तो नलिन बिलोचन शर्मा। जन्म कब हुआ, तो 18 फरवरी 1916, यानी कि 1916 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। जन्म स्थान कहाँ है, तो पटना के बदरघाट। यानी कि बदरघाट अगर आप अभी पटना में खोजेंगे तो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि बदरघाट का नाम बदल करके बांसघाट कर दिया गया है, जो गांधी मैदान से सटे गोल घर के पास में है। तो वहीं बदरघाट के पास में ही बांसघाट, जो बदरघाट है अब बांसघाट हो चुका है, तो वहीं पर इनका जन्म हुआ था। तो कब हुआ था, 18 फरवरी 1916 को। आगे जो आप देख रहे हैं कि पिता का नाम क्या था इनके, तो पंडित रामावतार शर्मा। यानी कि इनके पिता का नाम क्या था, पंडित रामावतार शर्मा। माता का नाम क्या था, तो रत्नावती शर्मा। आगे देखेंगे, नलिन बिलोचन शर्मा हिंदी कविता में प्रपद्यवाद के प्रवर्तक और नई शैली के आलोचक माने जाते हैं। माय डियर, एक बात बताएं कि ये वाद जो देख रहे हैं आप, प्रपद्यवाद, ये हिंदी का मिस्टेक है, प्रपद्य होता है, बल्कि यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, ये हिंदी टाइपिंग करने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती हैं। तो ये जो वाद आप देख रहे हैं, वाद होता है समय सीमा। वाद के ऊपर भी मैंने एक वीडियो अपलोड कर दिया है। छायावाद, प्रयोगवाद, प्रगतिवाद, काल विभाजन हिंदी साहित्य का, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल। तो अगर आप हमारे उस वीडियो को नहीं देखें तो उसको भी देखने का प्रयास करें, बल्कि क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है आपके बुक में नहीं मिलने वाली। बस बुक में लिख दिया छायावाद, बट छायावाद कब से कब तक होता है, छायावाद क्या है, ये सारी चीज़ें जल्दी बुक में आपको नहीं मिलती हैं। तो एक सफल टीचर ही आपको बता सकता है कि ये सारी चीज़ें क्या हैं, छायावाद क्या है, प्रयोगवाद क्या है, प्रगतिवाद क्या है, प्रपद्यवाद क्या है, नकेनवाद क्या है। तो इस तरह की चीज़ें हमने वीडियो के माध्यम से आपको बताने का प्रयास किया था। आई होप कि आप उसको देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें समझ में आएगी। तो यहाँ से सब एक तरह का ऑब्जेक्टिव भी है और पाठ का भी कुछ ऑब्जेक्टिव है, जिससे कि मुख्य उद्देश्य पता चलता है कि लेखक कौन है, जन्म कब हुआ, जन्म स्थान कहाँ है, माता पिता का नाम क्या है, इनकी क्या इम्पोर्टेंस है, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ से पता चलती हैं। आगे देखेंगे, नकेनवाद में इनकी भूमिका महत्वपूर्ण रही। माय डियर, मैंने बताया कई प्रकार के वाद हैं हिंदी साहित्य में, छायावाद, उसी तरह का एक नकेनवाद है। आप देख रहे हैं, तो नकेनवाद में इनकी भूमिका, यानी नलिन बिलोचन शर्मा की भूमिका महत्वपूर्ण रही। नकेनवाद के 3 कवि प्रमुख रहे, नलिन बिलोचन शर्मा, केसरी कुमार और नरेश। माय डियर, ये जो नकेन देख रहे हैं, पहला न से जो होता है नलिन बिलोचन शर्मा, जो कपड़े के लिए किए हैं उससे हुआ केसरी कुमार, और तीसरा न जो है उससे हुआ नरेश। यानी कि इन तीनों कवियों ने अपने नाम का पहला लेटर लेकर के एक वाद बनाया, नकेनवाद, और यही नकेनवाद के नाम से हिंदी साहित्य में प्रसिद्ध भी हैं। जिसमें महत्वपूर्ण भूमिका किसकी रही, तो नलिन बिलोचन शर्मा की। आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ नलिन बिलोचन शर्मा की कविताओं से हुआ। देखिए माय डियर, एक बात और बताएं कि हिंदी साहित्य में आलोचना होती हैं, आलोचक भी होते हैं। जैसे आप ही के बुक में एक दिया हुआ है पढ़ने के लिए, परंपरा का मूल्यांकन, जिसके राइटर हैं रामविलास शर्मा। आप हिंदी साहित्य को, हिंदी का किताब पलट करके देखिए 10th क्लास का, उसमें है परंपरा का मूल्यांकन, जिसके लेखक हैं रामविलास शर्मा, और रामविलास शर्मा एक सबसे बड़े आलोचक हैं। तो आलोचक मानते हैं कि प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ नलिन बिलोचन शर्मा की कविताओं से हुआ। प्रयोगवाद का प्रारंभ कहाँ से हुआ, तो इसके लिए आप हमारे वीडियो को देखिए, मैंने इसके ऊपर भी वीडियो बना दिया है, हिंदी साहित्य का काल विभाजन।
तो प्रयोगवाद का प्रारंभ जो माना जाता है वो आप देखेंगे कि अगे से भी माना जाता है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगे, जिन्होंने आप ही के बुक में एक चैप्टर लिखा हुआ है हिरोशिमा पढ़ने का, तो प्रयोगवाद के जनक अगे माने जाते हैं। लेकिन आलोचक मानते हैं कि प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ नलिन विलोचन शर्मा की कविताओं से हुआ। इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो दृष्टिकोण है, साहित्य का इतिहास दर्शन है, मानदंड है, हिंदी उपन्यास विशेषतः प्रेमचंद के ऊपर। ये 3-4 इनकी रचनाएं हैं। आप इनको लिख करके याद रखने का प्रयास करें। ऐसे तो आप लिख करके याद करते हैं तो आई होप कि आपको ज़्यादा बेटर आपके लिए साबित होगा। तो प्रेमचंद को आप जानते हैं, मुंशी प्रेमचंद, ये सबसे बड़े उपन्यासकार के रूप में हिंदी साहित्य में है। आगे लिखा हुआ इनकी कहानियों में मनोवैज्ञानिकता के तत्व समग्रता से उभर कर सामने आए। माय डियर, कहानियाँ भी कई प्रकार की होती हैं, जैसे ऐतिहासिक कहानियाँ, आध्यात्मिक कहानियाँ, वैज्ञानिक कहानियाँ, मनोवैज्ञानिक कहानियाँ। तो इन्होंने जो कहानियाँ लिखा, यानी कि नलिन विलोचन शर्मा ने जो कहानियाँ लिखा, उनमें मनोवैज्ञानिकता के तत्व ज़्यादा दिखाई देते हैं। एक तरह की मनोवैज्ञानिक कहानी होती हैं, साइकोलॉजिकल कहानी होती हैं, जिसमें मनोवैज्ञानिकता के एलिमेंट मौजूद रहते हैं। आगे देखेंगे यह कहानी 20 के दांत तथा अन्य कहानियाँ नामक कहानी संग्रह से ली गई। माय डियर, मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर आप हमारे पहले वीडियो को देखें श्रम विभाजन और जाति प्रथा को, कि जो श्रम विभाजन और जाति प्रथा था वो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से लिया गया था, यानी कोई ना कोई पाठ कहीं ना कहीं से लिया गया होता है किसी न किसी किताब से। तो ये जो कहानी है 20 के दांत, वो कहाँ से लिया गया है? तो 20 के दांत तथा अन्य कहानी नामक कहानी संग्रह से ही लिया गया है। इन्होंने एक किताब लिखा था 20 के दांत तथा अन्य कहानियाँ, जिसमें एक कहानी 20 के दांत था और भी कई सारी कहानियाँ थी, उसी से यह कहानी लिया गया है। और ये कहानी मुख्य रूप से कैसी कहानी है? तो ये आध्यात्मिक कहानी नहीं है, इसमें देवी देवताओं की चर्चा नहीं है, इस कहानी में इतिहास की चर्चा नहीं है, बल्कि मनोवैज्ञानिक कहानी है, एक मन की प्रवृत्ति को दिखा रहा है। आइए आगे देखते हैं क्या है। यह कहानी 20 के दांत मध्य वर्ग के अनेक समस्याओं को उजागर करती हैं। अभी मैंने बताया कि ये एक मनोवैज्ञानिक कहानी है। माय डियर, हमारा वर्ग जो है मध्य वर्ग, उच्च वर्ग, निम्न वर्ग में जो बटा हुआ है, तो वही कहानी जो है 20 के दांत वो मध्य वर्ग के, यानी कि जो नीच वर्ग है वो भी नहीं और जो उच्च वर्ग है वो भी नहीं, मध्य वर्ग जो बीच वाला है, उनको अनेक समस्याओं को उजागर करना पड़ता है। माय डियर, अगर देखें तो निम्न वर्ग भी बहुत कम मात्रा में है और उच्च वर्ग भी बहुत कम मात्रा में है, लेकिन मध्यम वर्ग जो है हमारे समाज में उनकी संख्या ज़्यादा है और इनको ही अनेकों समस्याओं को झेलना पड़ता है। तो उन्हीं की समस्याओं को यह कहानी उजागर करती हैं। आगे है, यह कहानी सामाजिक भेदभाव, लिंग भेद, स्वार्थ की छाया में पलते हुए प्यार दुलार के कुपरिणामों को उजागर करती हैं। माय डियर, ये जो कहानी है 20 के दांत, वो लिंगीय भेदभाव, यानी कि जो लिंग के आधार पर हम भेदभाव करते हैं, बेटा है बेटी हैं, स्वार्थ की छाया, बेटा से स्वार्थ है बेटी से नहीं है, यानी कि अपना सेल्फिशनेस की जो तरीका होता है उसको दिखाते हैं। और प्यार दुलार जो, यानी कि बेटी है तो कम प्यार करना है, बेटा है तो भाई बहुत बड़ा है, तो ऐसे प्यार दुलार के कुपरिणाम, कुमिश्र होता है खराब, उसके खराब परिणामों को उजागर करती हैं कि सही नहीं है, लिंग के आधार पर भेदभाव सही नहीं है। आगे कहा गया है कि इस कहानी में एक सेन साहब है। माय डियर, देखिए कैसे मनोवैज्ञानिक कहानी है। तो इस कहानी में एक सेन साहब है जिसकी 5 लड़कियां हैं और उसके बाद एक बेटा उनका जन्म लेता है खोखा, जिसकी चर्चा है। आप सोच सकते हैं कि हमारे सोसाइटी में आज भी अगर 5 लड़कियां हैं, उसके बाद अगर कोई एक बेटा जन्म लेता है तो उस घर की क्या हालत होगी। अगर आप सोचते भी हैं, नहीं देखे हैं, नहीं जानते हैं, तो इस कहानी को पढ़ें और जानने का प्रयास करें। आज भी आपको समाज में ऐसी चीज़ें दिख जाएगी कि 5 लड़कियों के बाद जन्मे एक बेटा की क्या हालत होती है, उसकी कितनी मान दुलार होती हैं। 5 लड़कियों को कैसे हम लोग उससे, लड़कियों को कैसे ट्रीट करते हैं, लड़कों को कैसे ट्रीट करते हैं, ये चीज़ों का इसमें बहुत ही बारीकी तरीके से समावेश किया गया है। आगे लिखा हुआ है इस कहानी में गिरधर लाल भी हैं। दूसरी तरफ देखिए इस कहानी में कौन है, तो गिरधर लाल हैं जो सेन साहब की फैक्ट्री में किरानी का काम करता है। मैंने आपको शुरू में ही बताया कि हमारे वीडियो के माध्यम से आपको कहानी पढ़ने का मन करेगा, वो पाठ पढ़ने का मन करेगा। मैं उस पाठ के कुछ बेसिक ऑब्जेक्टिव को आपको बता दूंगा, उद्देश्य को बता दूंगा कि उनमें क्या क्या है। इस कहानी में दूसरी तरफ क्या है, तो गिरधर लाल है जो सेन साहब की फैक्ट्री में क्या करता है, किरानी का काम करता है। और गिरधर लाल का भी एक बेटा है मदन।
उधर सेन साहब की 5 लड़कियां हैं जो मालिक हैं और उनका एक बेटा है खोखा, और इधर एक गिरधर लाल हैं जो मध्यम वर्ग का हैं, वो फैक्ट्री में किरानी का काम करते हैं उन्हीं सेन साहब की, और उसका भी एक बेटा है मदन। आगे देखिए कैसी दुर्भाग्य की बात है। सेन साहब के पास एक नई मोटर कार है, वो मालिक हैं तो उनके पास एक नई मोटर कार है जिसकी आगे की लाइट अगर खोखा तोड़ भी देता है, उसकी लाइट को अगर उनका बेटा अपना जो 5 लड़कियों के बाद जन्म लिया है खोखा तोड़ भी देता है तो कोई बात नहीं, मगर मदन जो है यानी कि जो ये गिरधालाल किरानी का बेटा, यानी किरानी को हम निम्न वर्ग का मान लिए, मदन को उस नई मोटर कार को छूने तक की भी आज़ादी नहीं है। माय डियर, इसकी जितनी भी कंडेम की जाए, जितनी भी निंदा की जाए वो कम है, क्योंकि सोचिए कि बच्चा तो बच्चा होता है, चाहे हमारा बच्चा हो, चाहे आपका हो, किसी का भी हो, बच्चा जो है बच्चा है। तो एक बच्चा अगर लाइट को तोड़ देता है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर एक बच्चा है वो मोटर को भी छू दिया तो सामत आ गए। तो माय डियर, आई होप आप कहानी को समझ गए हैं, थोड़ा बहुत तो जाने हैं, और आप जाकर के टेक्स्ट को पढ़िए। इसके बाद हमारी और भी वीडियो आएगी इसके ऑब्जेक्टिव और इसके मुख्य मुख्य बातों को लेकर के, या इसके क्वेश्चन आंसर को लेकर के। तो आप हमारी अपकमिंग वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।